कर लो। गुड इवनिंग एवरीवन। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने अपने एक नए टॉपिक के साथ। सबको नमस्कार, सलाम, दुआ सबके लिए एक नई तरह से विशेष लेके आए हैं। न्यू ईयर आने वाला है, जैसा कि उसके साथ-साथ अब हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम जैसा हमारा एक्टिवेट रहता है हमेशा। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका टॉपिक का टाइटल है बाइपोलर डिसऑर्डर। तो डॉक्टर अंशुल, मैं आपसे पूछना चाहूँगा बाइपोलर डिसऑर्डर है क्या? सो बाइपोलर डिसऑर्डर की हम बात करें, प्रकार का मानसिक रोग होता है जिसमें देयर इज एक्सट्रीम शिफ्ट्स इन मूड। एक्सट्रीम शिफ्ट्स इन मूड मींस कि एक तरफ एक टाइम पेशेंट मेनिक फेज में आता है जिसमें ओवर टॉकेटिवनेस होता है, आर्गुमेंटेटिव होता है, स्लीप की रिक्वायरमेंट कम होती है, एपेटाइट बढ़ जाता है, ज्यादा बोलता है, उसको कहते हैं हम मेनिक फेज, और डिस्ट्रैक्टेबल ज्यादा रहता है। वही ऑपोजिट साइड में जो होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन यानी कि उदासी रहती है, रोने का मन करता है, क्राइंग स्पेल्स होते हैं, मरने के विचार आते हैं या सुसाइडल अटेम्प्ट होते हैं, जिंदगी जीने का कोई शौक नहीं रहता है। तो ये मूड शिफ्ट्स रहते हैं। एक प्रकार का कॉमन डिसऑर्डर है जिसको हम मेनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो जनरली जो पेशेंट्स बाइपोलर के होते हैं उनको नॉर्मल टास्क या जो मैनेजिंग जो एवरीडे का टास्क होता है वो मैनेज नहीं कर सकते हैं, रिलेशनशिप मेंटेन करने में मुश्किल होती है, एंड इसके लिए बहुत से अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, साथ ही साथ काउंसलिंग भी अवेलेबल रहता है। जी, जी। डॉक्टर अक्षित, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, इसके कितने टाइप्स होते हैं? देखिए बाइपोलर डिसऑर्डर के फर्स्टली देयर आर लाइक बाइपोलर 1 डिसऑर्डर होता है, बाइपोलर 2 होता है, और तीसरी कैटेगरी एक ये होती है साइक्लोथाइमिया, और चौथी होती है डिसथाइमिया। जिसमें जो बाइपोलर 1 में क्या होता है कि देयर इज अ मैनिक एपिसोड प्लस हाइपोमैनिक एपिसोड और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको हम एपिसोड कह सकते हैं। और जो बाइपोलर 2 डिसऑर्डर में क्या होता है, बेसिकली जो डिप्रेसिव एपिसोड और हाइपोमैनिक एपिसोड, एंड बट देयर इज नो फुल ब्लोन मैनिक एपिसोड नहीं होता। और थर्डली जो मैंने बताया था आपको दोस्तों की लाइक साइक्लोथाइमिया, which is there is a period of hypomania and period of depression, तो इसमें एटलीस्ट लास्टिंग फॉर 2 years, तो ये क्राइटेरिया रहता है। और उसमें फिर जो डिस्थाइमिया में क्या क्या होता है, बेसिकली देर इज टू एटलीस्ट माइल्ड डिप्रेसिव एपिसोड होते हैं एटलीस्ट फॉर 2 years, ये होता है विच कैन नॉट बी फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। जी, 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 जी। जैसा डॉक्टर अंशुल ने बताया कि बाइपोलर डिसऑर्डर के इस टाइप के बारे में आपने बताया, तो डॉक्टर अंशुल ने हमें बताया उसके सिम्पटम्स के थोड़े बहुत ही बारे में। अब मैं हमारी सोशल वर्कर जो हैं मिस गुरमीत कौर, उनसे पूछना चाहूँगा। मैम, ये तो हो गया पेशेंट के रिगार्डिंग। आप इस जो बाइपोलर डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स होते हैं, उनकी फैमिली के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सर फैमिली मेन इनका डिसऑर्डर की वजह से इनकी सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग खराब हो जाती है। जैसे कि सर ने बताया कि वो अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो मेन हमारा काम होता है फैमिली को साइको एजुकेट करना, ट्रीटमेंट के बारे में, बीमारी के बारे में। क्या होता है कि फैमिली मेंबर्स प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाते। मूड डिसऑर्डर है, बार-बार एपिसोडिक है, दोबारा एपिसोड होने के चांस होते हैं। तो फैमिली मेंबर्स एक बार ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, दोबारा नहीं आते। तो मेन हमें उनको फैमिली मेंबर्स को साइको एजुकेट करना होता है, जो फर्स्ट हमारा टास्क होता है कि इनका रेगुलर ट्रीटमेंट चलेगा और ये कितने टाइम तक ट्रीटमेंट चलेगा और दोबारा भी एपिसोड आ जाते हैं। तो हमें मैनिक एपिसोड और डिप्रेसिव एपिसोड के बारे में बताना होगा, प्रॉपर क्या सिम्टम होते हैं। अगर मान लो हम दवाई डिप्रेशन की दे रहे हैं तो वो तेजी में जा रहा है, तो हमें उसको फिर प्रॉपर बताना पड़ेगा, ताकि अगर मूड में चेंजेस आ रहे हैं तो दोबारा आके कंसल्ट करें डॉक्टर के साथ ट्रीटमेंट के लिए। और साथ में सर, जैसे एक्सप्रेस्ड इमोशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फैमिली मेंबर मानते नहीं है, उनको लगता है कि बीमारी को नहीं मानते कि पेशेंट जानबूझ के ये सब कुछ कर रहा है। तो हमारा मेन टास्क होता है कि उनको समझाया जाए बीमारी के बारे में। तो फर्स्ट टास्क तो यही है। डॉक्टर अंशुल, यहाँ पे हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, इसके क्या कारण है, कॉजेस क्या हो सकते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के?
सबसे पहला कारण होता है जेनेटिक्स। यदि फैमिली में किसी को, फादर या मदर में किसी को बाइपोलर की हिस्ट्री है या सिबलिंग को बाइपोलर की हिस्ट्री है, तो डेफिनेटली बच्चों में, फादर या मदर में है तो बच्चों में संभावना बढ़ जाती है, या रिलेटिव्स में रहती है, क्लोज रिलेटिव्स में रहती है, या फर्स्ट कजन्स में रहती है, तो संभावना बाइपोलर की बढ़ जाती है। दूसरा होता है एनवायरमेंटल कॉजेज, जिसमें सबसे पहला होता है एक्सट्रीम स्ट्रेस या स्ट्रेस। बहुत से लोग स्ट्रेस नहीं हैंडल कर सकते हैं, उनमें बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स, मेनिक फेज या डिप्रेसिव फेस प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। किसी प्रकार का ट्रॉमेटिक इवेंट है या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उसके कारण भी बाइपोलर डिसऑर्डर की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, किसी प्रकार की कोई फिजिकल इलनेस है, या जो लोग नशे का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, या किसी प्रकार के नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें भी बाइपोलर डिसऑर्डर्स की संभावना बढ़ जाती है। जी। डॉक्टर अक्षित, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बाइपोलर डिसऑर्डर के मेन कौन-कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं? बेसिकली बाइपोलर जो इट डिपेंड अपॉन जो डिसऑर्डर, जैसे टाइप 1 में क्या हो सकते हैं, टाइप 2 में जैसे मैंने बताया था। बेसिकली अगर जो डिप्रेशन में जो सिम्टम्स होंगे, लो मूड रहता है, रिड्यूस सेल्फ एस्टीम रहेगा उसमें, और लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन बेज लेवल एक्टिविटीज होती है इसमें जो जिनसे डिप्रेशन में होता है, और रिड्यूस गिल्टी वगैरह, फीलिंग ऑफ गिल्टी होएगा। फिर स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है इसमें, और इंटरेक्ट विद द फैमिली मेंबर्स कम रहता है इसमें, और वेट लॉस इसमें हो जाता है, या लो एनर्जी, जैसे लो कॉन्फिडेंस लेवल हो जाता है इसमें, गिल्ट फीलिंग होती है, या फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस हम कह सकते हैं, या साइकोमोटर जैसे एजिटेशन हम कहते हैं, या रिटार्डेशन फटीगेबिलिटी होती है। तो ये जैसे हमने डिप्रेशन के बताया, तो जैसे मेनिया के जो सिम्टम्स होते हैं, उसमें एलिवेटेड मूड होता है फर्स्टली। सेकेंडली क्या होता है, इरिटेबिलिटी है, इंक्रीज एनर्जी हो जाती है, या एक्टिविटी बढ़ जाती है इसमें, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है इसमें, और इसमें डिक्रीज नीड ऑफ स्लीप, जिसको हम कहते हैं कि नींद की जरूरत नहीं पड़ती है, और देयर इज आइडियाज ऑफ ग्रैंडियोसिटीज होते हैं, या फिर डिस्ट्रैक्टेड अटेंशन होती है इसमें। और इस चीज़ों के लिए एटलीस्ट जैसे ये ड्यूरेशन रहती है, जैसे अगर हम कहते हैं एटलीस्ट फॉर 1 वीक ड्यूरेशन रहती है। अगर हम हाइपोमेनिक में कह सकते हैं लेस देन 7 डेज़ या 4 टू 7 डेज़ के बीच में ये हम एपिसोडिक हो जाती है। बट जो हाइपोमेनिक एपिसोड होता है, जो उसकी सेवेरिटी होती है मेनिया से, इट्स लेस सेवेरिटी एज़ कम्पेयर टू मेनिया में, ऐसा रहता है। तो जैसे अगर हम कह सकते हैं कि जो मेनिक वाले सिम्पटम्स हैं, सपोज़ पेशेंट में आ रहे हैं, तो उसमें इमरजेंसी रहती है कि हम हॉस्पिटलाइज़ेशन कराएँ इमीडिएटली, रादर देन जैसे अगर पेशेंट हाइपोमेनिक स्टेट में जा रहा है, एकदम हमें डिले नहीं करने चाहिए सिम्पटम। एकदम जो हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट के अटेंडेंट से भी, या पेशेंट से एकदम क्या है, वी शुड नॉट डिले द सिम्पटम एज़ सून एज़ पॉसिबल। तो हम जो ट्रीटमेंट है, तो इनका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कराया जाए, तो इट्स बेटर फॉर अस। जी, जी। तो गुरमीत मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बाइपोलर के ये जो सिम्पटम्स हैं, इसकी वजह से फैमिली को जो डिस्टर्बेंस आती है, तो उसके लिए आप लोग क्या गाइड करते हैं उसको? सर इसमें फैमिली में जो डिस्टरबेंस आती है, उनका कम्युनिकेशन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। स्ट्रेस्ड इमोशन बढ़ जाते हैं, पेशेंट को क्रिटिकल कमेंटिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसको ये नहीं समझा जाता कि उसका इलनेस बिहेवियर है। तो हमारा मेन मोटिव रहता है कि उनको पहले तो बताया जाए, उनकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव की जाए। फैमिली डायनामिक्स में सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम आती है, तो इस बाइपोलर डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स में ज़्यादा आती है। तो हमें रेगुलर फैमिली के साथ सेशन लेने पड़ते हैं। पेशेंट का तो ट्रीटमेंट चल ही रहा है, साथ में हमें फैमिली मेंबर्स को भी काउंसलिंग सेशन लेने चाहिए, फैमिली की इंटरवेंशन करनी चाहिए। तो इसमें हमारा मेन फैमिली के साथ जी, रेगुलर सेशन चलते हैं। उनके कम्युनिकेशन पैटर्न को एनहांस करने के लिए पेशेंट की सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, तो हमारा उनके साथ डेली हम डे केयर में या फिर काउंसलिंग के ज़रिए उनको बुला के हम उनका रूटीन सेट करते हैं स्टार्ट में। हम उनकी एक्टिविटी शेड्यूलिंग करते हैं, फिर उसका जैसे इम्प्रूव होती है ट्रीटमेंट से इम्प्रूव हो जाएगा, तो हम उनको मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है, एक्टिविटीज़ वो करते नहीं। इम्प्रूव होने के बाद भी पेशेंट के ऑक्यूपेशन में रहता है, तो हमारा मेन होता है कि उनको दोबारा ऑक्यूपेशन में प्रॉपर वैसा किया जाए और जॉब के लिए मोटिवेट करना, सेशन देने फैमिली मेंबर्स के साथ, साथ में साथ पेशेंट के साथ। जी।
डॉक्टर अंशुल, जैसे कि आपके सामने ये काफी सारे केसेस ऐसे आते रहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के, तो उन केसेस के अंदर क्या वो लोग वापस अपने रूटीन में आ पाते हैं? देखिए, विद प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ पेशेंट अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं। पर यदि बाइपोलर का इलाज टाइम से नहीं किया जाए, पेशेंट मेनिक फेज में है, जैसे आपने भी देखा है, मेनिक फेज में पेशेंट बहुत हाइपर होता है, अग्रेसिव होता है, कांस्टेंट फिजिकल फाइट कर सकता है, आर्गुमेंटेटिव होता है, तो उस दौरान वह बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता है, बिल्कुल बड़े बड़े विचार आते हैं उस टाइम पे, ही इज नॉट, मतलब वो काम नहीं कर सकता है। पर उस टाइम पे कोई मूड स्टेबलाइजर, कोई प्रॉपर मेडिकेशन दे दी जाए, अपना रूटीन नॉर्मल कर सकता है, रूटीन बैक टू नॉर्मल लाइफ जी सकता है। या पेशेंट डिप्रेशन में होते हैं जब बाइपोलर में, तो उस दौरान भी, जैसे डिप्रेशन के दौरान काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, कंसंट्रेशन खराब रहती है, टेंशन खराब रहती है, या इसके अलावा मरने के विचार आते हैं, या जिंदगी में नेगेटिविटी सी रहती है, तो मेडिसिन के साथ, काउंसलिंग के साथ बहुत ही अहम नॉर्मल लाइफ अपनी जी सकता है, मेडिसिन के साथ, काउंसलिंग के साथ भी। जी। डॉक्टर अक्षित, यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इसमें कहीं ना कहीं जेंडर डिफरेंस का फर्क पड़ता है? आई मीन टू से, मेल और फीमेल में बाइपोलर डिसऑर्डर किसी एक जेंडर के अंदर ज्यादा पाया जाता हो या उसके सिम्टम ज्यादा आते हो, ऐसा कुछ होता है? बेसिकली जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, तो इसमें जो जो सेक्सुअल एटीट्यूड है, बेसिकली जो बाइपोलर 1 है, हम कहते हैं, इज बेसिकली इक्वल इन बोथ द सेक्सेस, मेल एंड फीमेल। बट जैसे जो हम कह सकते हैं कि जो मेनिक एपिसोड हैं, दे आर मोर कॉमन इन मेल्स, एंड बट देयर इज एक रैपिड साइक्लर्स होता है जो हम कहते हैं, जिसमें वो फीमेल में ज्यादा पाया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं। जी जी जी। तो जैसा कि आप दोनों ने हमें बताया, आप दोनों जो कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं मानस हॉस्पिटल लुधियाना से, तो आपके सामने इतने कितने केसेस एक दिन में आ जाते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के? या हम मंथली बात करें तो ऑन एवरेज कितने केसेस आप लोगों के सामने आ जाते हैं? आप दोनों से सर मेरा ये क्वेश्चन है, पहले मैं चाहूंगा कि डॉक्टर अक्षित आंसर करें, फिर डॉक्टर अंशुल आंसर करें इस क्वेश्चन का। हाँ जी, बेसिकली जैसे हम डेली जो हम केसेस देखते हैं, कम से कम आई थिंक लाइक, जैसे हम देखते हैं जो मेनिक वाले पेशेंट हैं, आजकल नाउ डेज दे आर कमिंग सो मेनी केसेस आ रहे हैं, लाइक मैं देख रहा हूँ कि लाइक 10 में से 3-4 केसेस ऐसे पाए जाते हैं जो पेशेंट ऐसे जा रहे हैं जो इस तरफ होते हैं। जैसे अब सपोज हमने कोई सब्सटेंस का पेशेंट हम सपोज ले लेते हैं, तो वो भी एकदम स्विच कर जाता है मेनिया में भी, या एकदम ही उनमें भी एकदम बिहेवियर इश्यूज बढ़ जाते हैं। तो डेली के आई थिंक 3-4 केसेस दे आर कमिंग, और उससे जैसे सब्सटेंस की वजह से भी ये होता है, या फिर इट्स बेटर जैसे होता है और ये आम केसेस, जैसे कोई साइकेट्रिक की वजह से, जैसे कोई बंदा अगर सपोज कोई स्विच कर गया मेडिसिन की वजह से हो गया, या कुड बी बिकॉज ऑफ सम, एकदम सडनली हो गया, एकदम एक्यूट ऑनसेट है पेशेंट का कि एकदम मेनिया में हो गया, तो एकदम पेशेंट आते हैं हमारे पास। जी जी। डॉक्टर अंशुल, आपका इस बारे में क्या विचार है कि कितने पेशेंट्स रोज के हमें देखने को मिलते हैं? देखिए, विद अवेयरनेस आई थिंक बाइपोलर डिसऑर्डर्स में काफी हद तक अब बढ़ चुके हैं, प्लस आफ्टर कोविड के दौरान भी बहुत से लोगों में साइकोटिक विद मेनिक सिम्टम्स, साइकोसिस सिम्टम्स, और ये बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स काफी हद तक, जिनको ऑलरेडी मेडिकेशन थी, बढ़ चुका है। और यदि हम बात करें डेली बेस के या मंथली बेस के, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 केसेस पर मंथ हम देखते हैं, और मेजॉरिटी मेनिक फेज में है। और दूसरा, इस दौरान क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है, इस दौरान सीजनल अफेक्टिव, इस दौरान सिम्टम्स बाइपोलर डिसऑर्डर के प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। मोस्टली जो 2 पीक टाइम देखे जाते हैं, एक तो होली के बाद और एक दिवाली के बाद, ये 2 सीजन होते हैं जब पेशेंट को जो बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट है, इस दौरान इनका मूड फ्लक्चुएशंस आता है। एंड काफी हद तक जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है, तो बाइपोलर डिसऑर्डर से केसेस भी बहुत लोगों में बढ़ गए हैं। जी। तो दर्शकों, जैसा आपने जाना कि बाइपोलर डिसऑर्डर एक जनरल डिसऑर्डर है, जो जैसे फीवर लोगों को होता है वैसे बाइपोलर भी हो सकता है। तो इसमें कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ ये जरूर ब्रेन के साथ जरूर कनेक्टेड है। इट्स नॉट रिलेटेड टू अ मेंटल कि हमें मेंटली हम डिस्टर्ब हो गए। कुछ टाइम बीइंग के लिए हमारे जो केमिकल और हार्मोन्स हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं डॉक्टर अंशुल से पूछना चाहूंगा कि केमिकल और हार्मोन्स का क्या इसमें रोल रहता है?
बेसिकली देयर इज अ इम्बैलेंस बिटवीन न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस हो जाता है डोपामिन या सेरोटोनिन, दो हार्मोन्स होते हैं जो कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड होते हैं। सो बाइपोलर डिसऑर्डर केस में डिप्रेसिव फेज प्लस मैनिक फेज दोनों होता है, तो देयर इज अ इम्बैलेंस बिटवीन दिस डोपामिन एंड सेरोटोनिन। जी जैसा कि सर ने हमें बताया कि डोपामिन और सेरोटोनिन का बहुत बड़ा रोल रहता है, और ये हार्मोन और जो केमिकल्स है ये कहाँ से बनेंगे? ये हमारी डाइट से बनेंगे, हमारे रूटीन से बनेंगे। तो इसके साथ साथ मेडिसिन का रोल बहुत इम्पैक्ट रहता है, और साथ में काउंसलिंग सेशन। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा काउंसलिंग सेशन इसमें क्यों इम्पोर्टेंट है, विद द परमिशन ऑफ डॉक्टर अंशुल एंड डॉक्टर अक्षित महाजन। या प्लीज। कैन आई गो अहेड सर? या तो काउंसलिंग सेशंस उसको उतने ही इम्पैक्ट करते हैं जितना कि एक पर्सन का खाना खाना जरूरी है। मेडिसिन लेना उतना ही जरूरी है जितना कि एक पर्सन का खाने के अंदर वेजिटेबल का होना जरूरी है, क्योंकि केमिकल और हार्मोन्स बनाने के लिए हमें अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, हमें डेली रूटीन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, प्लस हमारी जो एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ बनता जाता है उसको काउंसलिंग सेशन के बिहाफ से हमें अपनी डिसऑर्डर के बारे में पता भी होना चाहिए, और काउंसलिंग सेशन के बिहाफ से हमें अवेयरनेस आएगी। साथ ही साथ हम ये भी समझ पाएंगे कि हमें इसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, with the help of other tools जो हमारे पास अवेलेबल हैं। तो मैं मैम से भी कुछ पूछना चाहूंगा कि मैम यहाँ पे अब फैमिली को आपकी साइड से कितना अवेयरनेस करवाना इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा आप गाइड कीजिए कि सोशल वर्कर का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है इस बाइपोलर डिसऑर्डर में। बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि फैमिली मेंबर्स ट्रीटमेंट के बाद फिर वही ट्रीटमेंट के बाद छोड़ देते हैं। एक बार जैसे ट्रीटमेंट हो गया मेडिसिन छोड़ देते हैं, तो बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें सोशल वर्कर का एज ए काउंसलर। काउंसलिंग प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। बिना काउंसलिंग के शायद वो ट्रीटमेंट तो ले लेंगे लेकिन वो इलनेस को और अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, तो बहुत बड़ा रोल है काउंसलिंग का। जी, आपने बहुत अच्छा बताया मैम कि वो मेडिसिन एक बार लेने के बाद, ट्रीटमेंट लेने के बाद उनको लगता है कि अब ठीक है, तो वो मेडिसिन बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए छोड़ देते हैं और काउंसलिंग सेशंस नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से उनको अवेयरनेस नहीं होता कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो सकती है आने वाले टाइम में, और उनको दोबारा बियर करनी पड़ती है। तो आप सब लोगों को मैं आशा करता हूँ कि ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा बाइपोलर डिसऑर्डर है क्या, और इससे हमें कैसे प्रिकॉशन लेने चाहिए, कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। हमारे साथ थे डॉक्टर अंशुल महाजन मानस हॉस्पिटल लुधियाना से, डॉक्टर अक्षित महाजन मानस हॉस्पिटल लुधियाना से, और हमारे सोशल वर्कर गुरमीत मैम जो कि मानस हॉस्पिटल लुधियाना से। आप लोगों का धन्यवाद करते हुए हम इस सेशन को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम आपके सामने फिर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सर। Okay, थैंक यू।